Hello everyone, welcome to Legal Bites with Ronak. I am Ronak Agarwal. In today's lecture, we will understand the definition of law by HLA Hart. I assure you that after watching this lecture, you won't be required to refer to any other source for this topic, and comprehensive notes are also provided. HLA Hart was born in the year 1907. The full form of HLA is Herbert Lionel Adolphus Hart. HLA Hart is also called analytical naturalist. He rejected Austin's theory of analytical positivism and expounded his legal theory based on the relationship between law and society. H.L.A. Hart, he was the mix of analytical and natural law school. He was not a natural law theorist, yet he accepted minimum natural law content within an analytical framework. जो एचएलए हार्ट थे वो नेचुरलिस्ट नहीं थे बट अकॉर्डिंग टू हिम सम मिनिमम मॉरल कंटेंट लाइक थोड़ा सा मिनिमम मॉरल कंटेंट इज अनअवॉइडेबल फॉर एनी लीगल सिस्टम टू सर्वाइव अकॉर्डिंग टू एचएलए हार्ट मिनिमम मॉरल कंटेंट किसी भी सोसाइटी में होना चाहिए सो दैट दैट सोसाइटी विल नॉट कोलैप्स. No society can exist without basic rules protecting life, security, property. Imagine a legal system where killing is allowed, stealing is allowed. In such a society, society will collapse. So, Hart accepted minimum moral rules like do not kill, do not cause harm, do not steal, protect property. तो कुछ moral content हर society में होना चाहिए according to H.L.A. Hart. Hart talks about the fact that survival is the basic requirement of every individual in the society, and for that purpose, the society will develop certain codes of conduct. However, in order to be effective, these codes of conduct should have some minimum content of morality and natural law. Hart said that if a society is not to be a society club, then it shall have a minimum content of morality and natural law. जैसा कि मैंने बोला पहले भी आपको कि अगर कोई सोसाइटी में मिनिमम मॉरल रूल्स ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल डू नॉट मर्डर डू नॉट स्टील डू नॉट किल तो सोसाइटी एक सुसाइड क्लब बन जाएगी जहां पे कोई कुछ भी करेगा कोई पनिशमेंट नहीं होगी. तो बेसिकली रूल्स तो वही होते हैं लॉ तो वही है जो कि सोवरन ने एक्सपाउंड किया है जो कि लिखा हुआ है लेकिन वो बेसिक मिनिमम मॉरल उसमें मोरालिटी होगी क्योंकि अदरवाइज द सोसाइटी विल बिकम अ सुसाइड क्लब. जो लोग चाहेंगे वो करेंगे. इसलिए बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मोरालिटी इज अ मस्ट इन अ सोसाइटी. अकॉर्डिंग टू हार्ट law is not derived from morality, rather morality is a part of law. Law can exist without morality, but morality influences law. हार्ट ये मानते हैं कि लॉ और मोरालिटी दोनों डिफरेंट डिफरेंट है. मोरालिटी एंड लॉ आर सेपरेट. लॉ कैन एग्जिस्ट विदाउट बीइंग इमोरल बट वो ये भी कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट सम बेसिक मॉरल रूल्स. बट लॉ कैन एग्जिस्ट विदाउट बीइंग मॉरल. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश रूल के टाइम में इंडिया में देयर वर लॉज विच अलाउड डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियंस. वो इमोरल थे लेकिन स्टिल वो वैलिड तो थे ना क्योंकि लॉज वॉज प्रोनाउंस्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी. उस टाइम जो ब्रिटिशर्स ने लॉज निकाले वो वैलिड थे चाहे वो इमोरल थे फॉर इंडियंस but still they were valid. So law can exist without being immoral, but no society can exist without some basic moral rules. अगर सोसाइटी इग्नोर करेगी बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स को तो वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगी जस्ट लाइक अ सुसाइड क्लब. फॉर एग्जाम्पल एबोलिशन ऑफ सती. सती एक टाइम पे लीगली अलाउड था राइट बट उसके बाद काफी मॉरल आउटरेजेस हुए जिससे बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास हुआ 1829 में. तो मोरालिटी ने ही तो इन्फ्लुएंस किया ना कि हमने सती को एबॉलिश कर दिया. तो इस तरह तरीके से मोरालिटी इन्फ्लुएंसेस लॉ मेकिंग. फॉर एग्जाम्पल अब सोसाइटी चेंज हो रही है सोसाइटी इज डायनेमिक तो होमोसेक्सुअलिटी को भी हमने डिक्रिमिनलाइज कर दिया. पहले क्रिमिनलाइज था वो. पहले होमोसेक्सुअलिटी वाज नॉट अलाउड बट एज द सोसाइटी चेंजेस एज मोरालिटी अलाउज हम लॉज को चेंज करते हैं क्योंकि लॉज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोरालिटी. तो इस तरीके से नाउ सती इज अबोलिश्ड एंड होमोसेक्सुअलिटी इज डिक्रिमिनलाइज्ड. इस तरीके से लॉ और मोरालिटी है तो सेपरेट. लॉ बिना मोरालिटी के एग्जिस्ट कर सकता है. इट कैन एग्जिस्ट विदाउट मोरालिटी बट
every law in the society is influenced by moral rules. जैसे कि मैंने अपनी आपको एग्जांपल दिया सती का, होमोसेक्सुअलिटी का। अब हमने एचएल हार्ट को एनालिटिकल नेचुरलिस्ट कहा है। वो थे तो एनालिटिकल स्कूल से, बट उनको एनालिटिकल नेचुरलिस्ट कहा जाता है, बट नॉट इन अ वेरी स्ट्रिक्ट सेंस। जो नेचुरल लॉ थिंकर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग एन इमोरल लॉ इज नॉट लॉ एट ऑल, बट हार्ट के अकॉर्डिंग इमोरल लॉ कैन स्टिल बी लॉ, लेकिन मोरालिटी इन्फ्लुएंस करती है लॉ को, राइट? According to Hart, law is the system of two types of rules, that union of which provides key to the science of jurisprudence. These rules he called as primary rules and secondary rules. Hart के according जो law का हमारा system है, that is divided into primary rules and secondary rules. H.L.A. Hart emphasized that primary rules are duty imposing, while secondary rules confer power, and union of the two is the essence of law. According to Hart, जो प्राइमरी रूल्स होते हैं वो ड्यूटी इम्पोज करते हैं हम पे, दैट व्हाट वी मस्ट डू, व्हाट वी मस्ट नॉट डू। ये प्राइमरी रूल्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स पे अप्लाई होते हैं, और सेकेंडरी रूल्स पावर कॉन्फर करते हैं। कैसे, अभी हम आगे पढ़ते हैं। प्राइमरी रूल्स आर द रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट। These rules tell people what they must or must not do. Examples: do not commit theft, do not murder, pay taxes, follow traffic rules. These rules maintain social order. जो प्राइमरी रूल्स होते हैं वही मेन रूल्स होते हैं जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स पे अप्लाई होते हैं, जो बताते हैं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चोरी मत करिए, मर्डर मत करिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए, सोसाइटी में पीस मेंटेन करिए। यही जो रूल्स होते हैं ये सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं। प्रॉब्लम्स विद ओनली प्राइमरी रूल्स। अब मान लो सिर्फ प्राइमरी रूल्स हैं और सेकेंडरी रूल्स नहीं है। सेकेंडरी रूल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। अगर ये बता रहे हैं कि सिर्फ अगर सोसाइटी में प्राइमरी रूल्स हो, सेकेंडरी रूल्स ना हो, तो सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे हम। Hart said a society having only primary rules will face three problems. Uncertainty, which rules are valid? कौन से रूल्स वैलिड होंगे, कौन से नहीं होंगे। Rigidity, how to change old rule? जैसे कि सोसाइटी चेंज करती है, इवोल्व करती है, हमें रूल्स को भी चेंज करना पड़ता है। प्रोविजंस रिपील होते हैं, एक्ट्स रिपील होते हैं, नए एक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है, बीएसए। तो अगर सिर्फ प्राइमरी रूल्स हो और सेकेंडरी रूल्स ना हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी, रिजिडिटी हो जाएगी कि हम जो पुराने रूल्स हैं उनको कैसे चेंज करेंगे। इनएफिशिएंसी, हु विल डिसाइड डिस्प्यूट्स? अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं तो कौन डिसाइड करेगा डिस्प्यूट को। अगर सिर्फ प्राइमरी रूल्स हैं और सेकेंडरी रूल्स ना है नहीं है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। To solve these problems, क्या problems? Uncertainty, rigidity, and inefficiency. Hart introduced secondary rules. Secondary rules, rules about rules. These rules control, recognize, change, and apply primary rules. Hart identified three types of secondary rules. Number one, rule of recognition. These rules are the rules related to the ultimate criteria of validity in the society, below which derogation is not possible. It tells us how to identify valid law in a legal system. Constitution is the ultimate rule of recognition in इंडिया। जो रूल ऑफ रिकॉग्निशन होते हैं वही रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि अल्टीमेटली कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, कौन से नहीं होंगे, कि वैलिड लीगल रूल्स कौन से हैं, वैलिड लॉज कौन से हैं, हमें क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है। हर सोसाइटी में एक रूल ऑफ रिकॉग्निशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे में है वो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग एवरी लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर, रीजनेबल, बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वालिटी। तो हर जो लॉ बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके ही बनेगा कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, इनइक्वालिटी नहीं करनी है। तो रूल ऑफ रिकॉग्निशन हमें बताता है कि हम वैलिड लॉ किसको मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पास्ड बाय पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। जो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है वही लॉ को हम अल्टीमेट क्राइटेरिया मानेंगे, उसी को हम फॉलो करेंगे। जो रूल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एवरी लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं हम उन्हीं लॉज को फॉलो करेंगे। तो रूल ऑफ रिकॉग्निशन हमें यही बताता है कि वैलिड लॉ को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट इज रूल ऑफ चेंज।
It gives power to amend, change, or repeal laws. This removes rigidity of law. Example, Parliament amending a law, amendment of Constitution under Article 368. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें रूल्स को चेंज करना पड़ता है। प्राइमरी रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे क्या नहीं फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी चेंज होती है, एज एंड व्हेन सोसाइटी चेंजेस तो देयर इज अ नीड ऑफ चेंज। तो रूल ऑफ चेंज हमें बताता है कि किसके पास पावर है रूल्स को चेंज करने की, अमेंड करने की, और कैसे वो होंगे, कैसे रूल्स चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है। तो रूल ऑफ चेंज भी सेकेंडरी रूल्स का पार्ट है जो कि बताते हैं कि रूल्स कैसे चेंज होंगे। इसके अंदर रिपील की भी पावर आती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारे 3 लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज, सीआरपीसी, योर इंडियन एविडेंस एक्ट एंड योर आईपीसी, वो रिपील हो गए हैं, उनकी जगह न्यू आ गए हैं, बीएनएसएस, बीएनएस एंड बीएसए। तो वो सब रूल्स ही तो थे, प्राइमरी रूल हम पहले वो फॉलो कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन चेंज हमने किया रूल ऑफ चेंज के अंदर सेकेंडरी रूल्स। तो अब इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया। तो सेकेंडरी रूल्स जो होते हैं वो उसका ही एक पार्ट है रूल ऑफ चेंज, और वो बताता है कि किसके पास चेंज करने की पावर है और हम कैसे रिपील कर सकते हैं एक्ट्स को और न्यू ला सकते हैं। Third is your rule of adjudication. These rules confer power to the officials to pass judgments in case of violation and to enforce the law. It gives power to the courts to decide disputes and punish offenders. This ensure efficient enforcement of law. अब सारे रूल्स बन गए हैं, प्राइमरी रूल भी है, सेकेंडरी रूल भी है। मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई वायलेट कर देता है प्राइमरी रूल्स को, सेकेंडरी रूल्स को, तो अल्टीमेटली जो डिस्प्यूट होगा वो कौन डिसाइड करेगा, ऑफेंडर को कौन पनिश करेगा। रूल ऑफ एडजुडिकेशन हमें वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सिविल कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो डिसाइड करते हैं, दे डिसाइड सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो रूल ऑफ एडजुडिकेशन हमें यही बताते हैं कि कौन हमारे डिस्प्यूट डिसाइड करेगा। ऑल्सो मैंने ये एक पूरी समरी इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया है आपको। आप इस पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं कि वेदर यू वांट नोट्स ऑफ दिस लेक्चर और नॉट। ये पूरा समराइज कर रहा है एक्चुअली हार्ट की थ्योरी को। ये फ्लो चार्ट प्राइमरी रूल्स, सेकेंडरी रूल्स, उसके सब पार्ट्स पूरा अच्छे से समराइज कर रहे हैं। यू कैन रिमेंबर दिस एंड मेक इट एज इट इज इन योर एग्जाम्स। इट विल हेल्प यू ग्रैब सम एक्स्ट्रा मार्क्स। Now moving on to criticism of H.L.A. Hart's theory. H.L.A. Hart's concept of law has been vehemently criticized by Ronald Dworkin. Dworkin criticized H.L.A. Hart by arguing that law is not merely a system of rules but also includes principles and policies, which guide judicial decisions and limit judicial discretion even in hard cases. Rules, on the other hand, are applicable in all or nothing fashion. अब हार्ट के अकॉर्डिंग लॉ क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। बट डवर्किन के अकॉर्डिंग लॉ सिर्फ रूल्स नहीं है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल रूल्स का एग्जाम्पल जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है तो यू हैव टू स्टॉप। अगर आप रुक जाते हैं तो इसका मतलब यू फॉलोड द रूल। अगर आप नहीं रुकते हैं, इफ यू गो, यू ब्रोक द रूल। ऑल और नथिंग फैशन का मतलब है या तो आप फॉलो कर रहे हैं रूल को या फिर आप ब्रेक कर रहे हैं रूल को। बट अकॉर्डिंग टू Dworkin, इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल एग्जाम्पल, ट्रीट पीपल फेयरली। अब ये एक प्रिंसिपल है कि आपको अच्छे से ट्रीट करना है लोगों को, यू हैव टू ट्रीट पीपल फेयरली। अब इसके अकॉर्डिंग ऐसा तो है नहीं कि एवरीवन गेट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। इस अगर हमें प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो हम सिचुएशन को एग्जामिन करेंगे, कंसीडर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग लॉ यही है, लॉ प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो जब जजेस कोई केस डिसाइड करते हैं तो वो डिस्क्रिशन यूज करते हैं अपनी। जजेस लॉ मेकर की तरह एक्ट करते हैं अगर कोई भी रूल एक सिचुएशन पे अप्लाई नहीं कर रहा। बट Dworkin के अकॉर्डिंग कोर्ट
केसेस को डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। जजेस डिस्क्रिशन यूज नहीं करते। जजेस डिस्कवर द लॉ, दे डू नॉट क्रिएट इट। जजेस लॉ को क्रिएट नहीं करते, दे डू नॉट एक्ट एज लॉ मेकर। वो प्रिंसिपल को ही अप्लाई करते हैं। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये with the help of this case law. In Riggs versus Palmer, 1889, a murderer was denied inheritance based on the principle that no one should benefit from his own wrong, despite no explicit rule. इस केस में एक ग्रैंडसन ने अपने ग्रैंडफादर का मर्डर कर दिया था ताकि उसके पास प्रॉपर्टी जल्दी आ जाए, इनहेरिट हो जाए उसको अपने ग्रैंडफादर से। इसके अंदर लॉ क्या कहते हैं कि जो एयर होते हैं, जो ग्रैंडफादर के बाद जो हमारा इसके अंदर ग्रैंडसन होगा, वो इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू रूल्स। बट इसके अंदर कोर्ट ने क्या हेल्प किया, उसको इनहेरिटेंस नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि नो वन शुड बेनिफिट फ्रॉम हिज ओन रॉन्ग। ये एक प्रिंसिपल है। कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो कहता है कि मर्डरर किलर कैन नॉट इनहेरिट। इसके अंदर हमने रूल तो अप्लाई नहीं किया, प्रिंसिपल अप्लाई किया। तो यही उसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है एचएल हार्ट की थ्योरी का, जो कि डवर्किन ने दिया कि हर सिचुएशन में हम रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी रूल ये तो नहीं कहता कि किलर कैन नॉट इनहेरिट, बट स्टिल हमने उसमें इनहेरिटेंस डिनाई किया उस ग्रैंडसन को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल कि नो वन शुड बेनिफिट, क्योंकि उसने मर्डर किया जान पूछ के कि उसको प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाए। बट हमने उसमें उसको प्रॉपर्टी नहीं दी क्योंकि उसको उसके ही एक्ट का, मर्डर का बेनिफिट नहीं देंगे हम। तो इस तरीके से हमने यहाँ प्रिंसिपल अप्लाई किया इंस्टेड ऑफ रूल। That's it for this lecture. Thank you for watching. If you have any doubt, you can comment me your doubts and I will definitely try to solve your doubt. And don't forget to subscribe my channel Law Bites with Ronak and stay tuned for next lectures. Thank you. Bye bye.